IMF ने ये शर्त रखी है, ये कंडीशन है कि ब्यूरोक्रेसी के जो हैं इनके एसेट डिक्लेयर करें, इनके और इनके खानदान के, और बैंक अकाउंटों में जितने पैसे पड़े हुए हैं वो भी डिक्लेयर करके हमारे पास आए। ब्यूरोक्रेसी में हो क्या रहे? जो लिस्ट जमा कराई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उस लिस्ट में 22,000 अफसरान काम जो पाकिस्तान में कर रहे हैं, उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की भी है और बाहर के ममालिक की भी है। गरीबों के लिए जिनका खून पीस के बाहर ले जाएं और गरीब चौकों पे भीख मांगते फिरें, कोई है इनका पुरसाने हाल। एक सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जो 25 से 30 करोड़ रुपया साल से भी कम अरसे में एक महकमे से कमा के चला गया, कि वो अभी भी सेक्रेटरी है पंजाब में। 25-30 करोड़ लेने के बावजूद अभी तक सेक्रेटरी। इस मुल्क को किसी की नजर लग गई है, ये बद्दुआ लगता है दोनों ही है। और बिजली और गैस के रेट अभी फिर बढ़ने हैं क्योंकि IMF आया हुआ है कि घर के खर्चे बच्चों के लिए थोड़ा कमाना है, सरकार को देने के लिए ज्यादा कमाने की जरूरत है। इस मुल्क को लूटने में पूरी कौम लग गई है, जिसका बस चलता है वो लूट रहा है। पिछले दिनों अखबार में एक खबर थी कि पाकिस्तान से पिछले एक साल में 8 लाख लोग जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हुए। उसमें स्टूडेंट्स भी हैं और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने यहाँ से माइग्रेट करके उन ममालिक में अपने आप को सेटल किया जहाँ पे वो समझते हैं कि बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ये जो ब्रेन ड्रेन है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं, और अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है जब हमारा अपना सिस्टम ठीक नहीं और हमारे अपने सिस्टम के अंदर करप्शन बढ़ती जाती है। हम अक्सर करप्शन के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमें नए नए तरीक़ाकार और लोग जो इसमें माहिर होते जाते हैं उनकी वारदातें पता लगती हैं और फिर दिल बड़ा परेशान होता है कि ब्रेन ड्रेन ही होगा। लोग यहाँ से निकलेंगे इसलिए कि करप्ट माशरे में एक टैलेंटेड आदमी पनप नहीं सकता, आगे नहीं निकल सकता। मेरे साथ हैं इफ्तिखार हुसैन शाह साहब। सर, ये सूरत हाल तो वर्ष होती जा रही है और हमने ये देखा कि नए नए करप्शन के तरीक़ाकार ईजाद होते गए। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप किस तरह से देख रहे हैं और ये चीज़ क्यों कम नहीं हो रही डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत अवेयरनेस है। अगर कोई बंदा को करप्शन का मामला है, अदालतें तो अपनी जगह पे, लोग आज के टाइम में सोशल मीडिया में उसकी दुर्गत बना देते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये तो बढ़ता जा रहा है। अलमास साहब, आजकल आपके नॉलेज में होगा कि IMF का वफद आया हुआ, जायज़ा मिशन आया हुआ है पाकिस्तान में, तो उन्होंने जो अगला कॉन्ट्रैक्ट करना है या किस दिन ही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, क्योंकि आपने बयान हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी सुना होगा कि हमें IMF बहुत टफ टाइम दे रहा है लोन देने से पेशतर, और अपनी शराइत सारी मनवा रहा है, और वो शराइत ऐसी हैं कि प्राइम मिनिस्टर घबराए हुए हैं, हमारा सारा मुल्क सब घबराए हुए। ठीक। उसमें अब एक और शर्त मैंने पढ़ी है और आपने भी पढ़ी होगी, सुनी होगी, अखबारों में आया है, आज के अखबार में मैं पढ़ रहा था, और ये शर्त मेरे ख्याल में हमारी ज़िंदगी में और IMF की तरफ से इस मुल्क के लिए पहली शर्त है, पहली इस तरह की शर्त है जो आपने कभी IMF की ये शर्त नहीं सुनी होगी। वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी ब्यूरोक्रेसी और अफसरान हैं, 17 से लेके 22 ग्रेड तक, उनके एसेट डिक्लेयर करो। ठीक, वो अपने एसेट डिक्लेयर करें। ठीक। और डिक्लेयर की सिर्फ ये नहीं कि डिक्लेयर करें, उसकी बाकायदा एक बुकलेट बनेगी कि फलां अफसर के ये एसेट्स हैं, और वो एसेट सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, बाहर के ममालिक में भी जिनके एसेट हैं उनके या उनकी फैमिली के नाम, जहाँ पाकिस्तान में जितने अकाउंट हैं बैंकों में रखे हुए हैं उन्होंने पैसे, उनके और उनकी फैमिली के, एक तो वो रिकॉर्ड दें, एक जितनी उनकी जायदादें हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर वो भी दें। सियासतदानों के साथ अफसरान की भी एक बुकलेट छपेगी जिसमें उनके और उनके ख़ानदान के असासे दर्ज होंगे। अब अलमास साहब, ये नौबत कभी आपने ज़िंदगी में नहीं सुनी होगी कि IMF आके कहे कि भाई अफसरान के एक तो बैंक अकाउंट दें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, FBR ने हदायत तमाम बैंकों को दे ही दी हैं। ठीक है, कि 17 से लेके 22 तक जितनी ब्यूरोक्रेसी है, अफसरान हैं,
उनके और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में जितने पैसे हैं वो एफबीआर को बताया जाए। बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। इसी तरह एसेट्स की लिस्ट भी दी जाए कि उनके और उनके खानदान के नाम पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर जो भी जायदादें एसेट्स हैं उनका भी रिकॉर्ड एफबीआर को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है। तो बड़ा बड़ा सादा सा सवाल है कि इसको जो है आईएमएफ को क्यों ये ख्याल आया, आईएमएफ के जहन में क्यों आया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने आपको देना है लोन। वो ये तो देखना चाहते हैं कि जिंदा तो रहेंगे कि मर ही जाएंगे। हाँ ठीक है, हमारा लोन जो लोन दे रहे हैं बाय द एंड ऑफ द डे उसे रिकवर भी तो करना है ना, आपसे वापस लेने। तो उनके इल्म में, अगर आईएमएफ के इल्म में आ गया है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों को तो एक तरफ रखें, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी भी लूट मार में बड़ी तेजी से मसरूफ है। जैसे आपने कहा ना कि 8 लाख 22 लाख तक लोग कहते हैं कि अच्छा, जो इस मुल्क से चले गए हैं लोग। और आपके, मैंने एक और पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जो लिस्ट जमा कराई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उस लिस्ट में 22,000 अफसरान हमारे जो हैं जो ड्यूल नेशनल 22,000 काम जो पाकिस्तान में कर रहे हैं, उनकी नेशनलिटी पाकिस्तान की भी है और बाहर के ममालिक की भी है। अब बात यहां तक पहुंच चुकी है कि इस मुल्क का हर आदमी जिसके पास कुछ इस्तात है, कुछ कर सकता है बाहर की नेशनलिटी के लिए, वो नेशनलिटी ले रहा है, जहां काम कर रहा है। और तरीका वारदात, मैंने तो ये भी बताया था कि बड़े बड़े ममालिक जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, इन ब्यूरोक्रेट्स के वहाँ घर हैं, उनकी फैमिलीज वहाँ रहती हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। तो ये मुल्क गरीबों के लिए जिनका खून पीस के बाहर ले जाए और गरीब चौकों पे भीख मांगते फिरें, कोई है इनका पुरसाने हाल? ठीक है शाह साहब, ये बात आप तो ठीक कहते हैं कि हमारे सियासतदानों पे तो पहले ये एतमाद नहीं था। एंजेलिना जोली पिछले दिनों आई फ्लड इफेक्ट्रीज की मदद के लिए, उसकी पहली शर्त ये थी कि मैं पाकिस्तान के किसी सियासतदान से नहीं मिलूंगी, अगर आपने मुझे मिलवाना है तो मैं नहीं आऊंगी। ये हमारी क्रेडिबिलिटी है। उसने कहा कि मेरी साथ तस्वीर खिंचवा के भी उस पर ये सियासत करते, मैं ह्यूमैनिटेरियन पर्पज के लिए आई हूँ और मैं यहाँ पे मदद करने के लिए आई हूँ। ये मेरे लिए जो खाना बनवाते हैं और जो मेरे लिए दावतें करते हैं उस पे अनबिलीवेबल पैसे। और मैं ये कहती हूँ कि ये वही लोग हैं जहां पे लोग एक तरफ पानी के लिए और खुराक के लिए मारे और दूसरा, ये तो हमारे सियासतदानों की क्रेडिबिलिटी ऐसी थी। अब आपने ब्यूरोक्रेट्स का बताया, मुझे ये बताएं, आईएमएफ की ये बात मुझे फ्यूटाइल सी इसलिए लगती है कि आपने एसेट मांगे, मैं दे दूंगा आपने कि जी ये मेरे पाकिस्तान में, ये मेरा 4 बैंक में अकाउंट है, ये मेरा एक घर है, लेकिन जो घर मैंने दुबई में खरीदा हुआ है, जो घर मैंने टर्की में खरीदा हुआ है, जो घर मैंने मॉन्टे कार्लो में खरीदा हुआ है, जहां पे आपका सोर्स नहीं पूछते, आईएमएफ वहां पे तो बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है। और जिस तरह आपने कहा कि 22,000 लोगों की ड्यूअल नेशनैलिटी है, डू यू थिंक ड्यूअल नेशनैलिटी उन्होंने ऐसी लिया? रहते तो यहाँ पे ना ड्यूअल नेशनैलिटी ली है वहां पे एसेट खरीदने के लिए। वो एसेट जैसे आप कह रहे हैं ना कि जी वहाँ एसेट खरीदे हुए हैं, जाहिर है वैसे तो फैमिलीज उनकी ना नहीं रहती वहां ना, और उन एसेट्स की तफसील मांगी गई है कि जितने आपकी दूसरे गैर ममालिक में एसेट्स हैं उनकी तफसील भी दें। ठीक है। और उसकी बाकायदा बुकलेट छपेगी, ठीक है, जो सब में सर्कुलेट होगी। तो कोई ना कोई तो उनका सिलसिला शुरू हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी में हो क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। अब मैं बताऊं आपको कि मुझे तो सच्ची बात है, मेरी अक्ल में ये बात समझ नहीं लगती कि इस मुल्क को किसी की नजर लग गई है, ये बद्दुआ। 2 बातें मुझे लगती हैं, लगता है दोनों ही हैं। अब पता नहीं, अब आप इसमें फैसला करें। उसकी वजह ये है कि मैंने कई प्रोग्राम में कहा है कि दोनों हाथों से जिस मुल्क का, जैसे आपने पिछली दफा कहा था ना कि बाहर से पहले तो आते थे लूटने वाले, सेंट्रल पता नहीं कौन से इलाके से आपने कहा था, जी सेंट्रल एशियन कंट्री से आते तो लूट के चले जाते थे। अब तो वो तो चलो एक खानदान आता था, कुछ लोग आते थे। अब मैंने देखा है कि जिसका भी बस चल रहा है ना, जिसका भी बस चल रहा है, वो ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, जो भी देख लें, इवन आप कारोबारी लोगों को देख लें, उनके भी बाहर घर हैं, उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं।
तो इसको तो इस मुल्क को लूटने में पूरी कौम लग गई है, जिसका बस चलता है वो लूट रहा है। ठीक। लेकिन अफसोस तो होता है कि अफसोस भी ना हो, हम जो यहाँ परमानेंटली रहते हैं, रह रहे हैं, अब लोगों के हालात देखें कि लोग, मैं एक आदमी की बात सुन के हैरान हो रहा था। वो कह रहा था कि जी मेरा इतना खर्चा बच्चों का नहीं है खाने पीने का, जितना मैं सरकार को बिजली गैस के सिलसिले में दे देता हूँ। ठीक है। और बिजली और गैस के रेट अभी फिर बढ़ने हैं क्योंकि IMF आया हुआ है कि घर के खर्चे बच्चों के लिए थोड़ा कमाना है, सरकार को देने के लिए ज्यादा कमाने की जरूरत है। ठीक। ये हालात है ना। बिल्कुल। तो इस मुल्क के बुरे इस तरह हालात हो गए हैं कि पता नहीं, हर आदमी सोचों में है कि पता नहीं इस मुल्क का बनेगा क्या, आगे बनेगा। अब मैं आपको बताऊं ब्यूरोक्रेसी की, मैंने बड़े अदवार में काम किया है। मुझे आज तक कभी भी गुलाम जिलानी, जनरल गुलाम जिलानी खान का दौर नहीं भूलता। अच्छा। और मैंने कई दफा कहा है कि ये स्टाफ कॉलेज जो लाहौर में वाक़ है, PC होटल के सामने, जहाँ 21 ग्रेड की प्रमोशन के लिए तमाम अफसरान को ट्रेनिंग ज़रूरी है, वरना प्रमोशन नहीं होती। इवन फौज के ब्रिगेडियर से जो मेजर जनरल बनते हैं, वो भी अगर वहाँ से कर लें तो उसकी बुनियाद पे वो मेजर जनरल प्रमोट हो सकते हैं। उसमें रिसर्च में भी ये आया था, ये रिसर्च की गई थी तो कि फौजी अदवार जितने रहे इस मुल्क में, जब फौजियों का कंट्रोल था, वो मार्शल लॉ था या जो भी था, उसमें इस मुल्क की खुशहाली की तरफ कदम बढ़ाए गए हैं, और ये सिविल के दौरान में नहीं बढ़ाया गया। तो ये भी एक अफसोसनाक बात है। अब जमहूरियत हम कहते हैं जी, जमहूरी दौर है, तो मैं तो सच्ची बात है, जमहूरियत का नाम, मुझे आप देखें ना, पॉलिटिशियन को देख लें, सारे अदवार आपके सामने हैं कि क्या मुल्क की हालात बेहतर हुए जब जिस नतीजे पे, जैसा मैं जिक्र कर रहा था जिलानी खान के दौर का। जी। जिलानी खान का मुझे आज तक दौर याद है कि जब वो किसी अहम पोस्टिंग क्या होती थी, किसी महकमे का सेक्रेटरी लगाना है, चीफ सेक्रेटरी लगाना है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लगाना है, फाइनेंस सेक्रेटरी लगाना है, या कोई कमिश्नर लगाना है, अहम पोस्टिंग जब करनी होती थी तो जिलानी खान साहब बुनियादी तौर पे इंटेलिजेंस के आदमी थे फौज में। ठीक। उनका एक तरीका कारकर्दगी ये था कि वो 3-4 एजेंसी से रिपोर्ट मंगवाती थी। ठीक है। कि अलमास साहब का जो है पोस्टिंग करनी है इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए, तो 3-4 हैं, 3-4 की रिपोर्टें मंगवा लें। एक ISI, एक इंटेलिजेंस ब्यूरो, एक पंजाब की स्पेशल ब्रांच, इनसे रिपोर्टें वो मंगवा लेते। ठीक। तो वो तीनों जो होते थे वो अपनी अपनी रिपोर्ट देते थे। ISI अपनी रिपोर्ट दे रहा है, स्पेशल ब्रांच IB अपनी, तो वो सामने रख लेते थे, तो पता चल जाता था कि ये अफसर कहाँ तक है, इसका क्या माहौल है, फिर वो ऑर्डर करते थे। अब जो हो रहा है, मैं तो अलमास साहब सुन के भी हैरान हुआ हूँ कि मुझे तो यकीन अब भी नहीं आ रहा कि अभी मैंने एक अफसर का सुना है सेक्रेटरी लेवल का पंजाब में। अच्छा। पंजाब में उसने एक महकमे में मेरे ख्याल में साल से भी कम काम किया। ठीक है। मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता, ना लेना चाहिए, हमारा क्या, एक जनरल में बात कर रहा हूँ कि हो क्या रहा है। उसके मुतालिक मैंने सुना है कि वो इन 7 महीने में 25 से 27 करोड़ तक रुपया कमा के चला गया। कमा गया, ले गया। क्या उसके पास कोई वो अब आप देखें, उसका कमाल कहें, कमाल तो नहीं है, क्योंकि गरीबों को लूटना, लावारिस लोगों को लूटना, उसमें क्या मुश्किल काम है। अब मैं तो एक मिसाल दे रहा हूँ। शाह साहब, किसी बंदे से रिश्वत लेनी हो तो 5-10 हज़ार या कुछ, नहीं 5-10 हज़ार, ये तो 5-10 बड़ा नंबर है जो आप भाई पैसों की बात, 5-10 हज़ार की अलमास। अच्छा, अब वो बातें, अब तो क्लर्क भी नहीं लेते 5-10 हज़ार। अच्छा, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि वो अभी भी सेक्रेटरी है पंजाब में, 25-30 करोड़ लेने के बावजूद अभी तक सेक्रेटरी है, और लोगों को पता भी है कि लिए हैं इसने। बिल्कुल पता है, ये कोई छुप के थोड़ी है कि बात नहीं निकलेगी, बात तो अलमास साहब निकल आती है जो भी हो। लेकिन अब इस कौम का देखें, किसी देने वाले ने बताया है, जो भी इंफॉर्मेशन है, हम ना किसी का नाम ले रहे हैं, लेकिन एक सेक्रेटरी कह रहे हैं कि जो 25 से 30 करोड़ रुपया साल से भी कम अरसे में एक महकमे से कमा के चला गया, और ये आवाज निकली हुई है पंजाब में। क्यों नहीं? ठीक, अगर आप पैसे लें तो ये कोई बात है कि पता ना चले। लोग पेंडू से आते हैं, गांव से उठ के वो अफसर दा पूछते हैं स्टाफ को, चपड़ासी क्लर्क अफसर कोई लेंदा है पैसे, ठीक, स्टाफ ही बताता है हाँ लेंदा है, थोड़े लेंदा है या ज्यादा लेंदा है।
वो मतलब है कि आम आदमी को जो पता चल जाता है कि ये लेता है या नहीं लेता, ठीक है, तो क्या उसकी दुनिया को खबर नहीं है? खबर नहीं होगी, लेकिन कोई खबर में इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि हर कोई इस मुल्क को लूटने में लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक। जिसके पास, मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान में अलमाज साहब जिसके पास इख्तियार है, इख्तियार, वो इस मुल्क को लूट रहा है। अच्छा, ये तो खतरनाक हद तक बहादुर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिनकी कहानी आपने सुना दी। इतने बड़े पैसे, जो ईमानदार होते हैं वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कुछ चल रहा होते हैं। वो उनको तो बेचारे काबिल गौर ही नहीं है। अच्छा, काबिल गौर ही नहीं है। उनको तो वो अच्छा अफसर समझता भी कोई नहीं है। मिनिस्टर भी कहता है, चीफ मिनिस्टर के इससे अवॉइड करो, ये पता नहीं क्या क्या मुशगाफियां निकालता है, हर काम में रोड़े अटकाता है। अच्छा, इसको साइड पे करो। दलेर आदमी, दलेर अफसर चाहिए। अच्छा, दलेर जो है उसकी डेफिनेशन ये है कि जो बस परवाह ना करे, हमें भी खुशहाल होने दे। दलेर अफसरान और क्या करते हैं ये भी बता दें। दलेर अफसरान देखे ना, एक तो ये होता है कि जब वो ऊपर के लोग जो ताकतवर लोग हैं, चीफ मिनिस्टर वगैरह, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, जिन्होंने जो उसकी को ट्रांसफर, पोस्टिंग, सस्पेंशन को उसका बिगाड़ सकते हैं, उनके लिए तो वो फैसिलिटेटर होता है ना। ठीक है, उनके सिर्फ एक इशारा आता है कि ये करना है, वो सर कंप्लायंस आई सर आधे घंटे में, सर आधे घंटे में, तो वो तो ठीक है। और जो कहे कि ये कानून कोई इजाजत नहीं देता, तो वो कहते हैं ये कहाँ से ले आए हो यार बीमारी सी, इसको तो निकालो, दफा करो, इसको तो फारिग करो। ठीक, तो ये जिस मुल्क में इतनी लूट मार मची हो, आपको कोई आदमी इस मुल्क में, आम आदमी खुशहाल नजर आता है? मैंने देखा है अलमाज साहब, लोग ज़हनी मरीज हो रहे हैं। ठीक है, फाइनेंशियल परेशानी। अभी जो IMF आया हुआ है, इसका मतलब है IMF ने जो बात की है उसके पीछे उनके पास बड़ी सॉलिड इंफॉर्मेशन है कि भाई साहब ये हो रहा है इस मुल्क में। अलमाज साहब, मैं तो इम्प्रेस हूँ बाहर के इदारों से कि देखें वो हमारे बारे में रिसर्च कितनी है, इंफॉर्मेशन कितनी है। पूरी जिंदगी में मैंने पहली दफा देखा है कि IMF ने ये शर्त रखी है, ये कंडीशन है कि ब्यूरोक्रेसी के जो हैं इनके एसेट डिक्लेयर करें, इनके और इनके खानदान के, और बैंक अकाउंटों में जितने पैसे पड़े हुए हैं वो भी डिक्लेयर करके हमारे पास आए इधर FBR में। गाड़ियां मोनेटाइज करने की वो बड़ा एक इशू अभी आपने अच्छा उसको रेज किया है। मोनेटाइज करने का ये हुआ था, मोनेटाइजेशन क्या होती है वो ये थी कि अपनी तरफ से, मेरे ख्याल में वर्ल्ड बैंक ने कहा था या किसी ने कहा था कि आपके अफसरान जो है बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं गाड़ियों पे, ठीक है, पेट्रोल पे और दूसरी चीजों, गाड़ी है, गाड़ी के साथ ड्राइवर होगा, गाड़ी के मेंटेनेंस होगी, पेट्रोल होगा और बेशुमार चीजें। राइट, ठीक। तो उन्होंने कहा कि ये सिस्टम को तब्दील करें, तब्दीली ये लाएं कि ये जो अफसरान है ना 20 से 21 ग्रेड के अफसर, सीनियर अफसरान, इनको मोनेटाइज कर दे। मोनेटाइज मीन कि जो 20 ग्रेड का अफसर है उसको कहें कि ये 60,000 रुपया तेरा महीने का है, और ये तुम्हारी गाड़ी और ये आप जाने, आपका काम जाने, टैक्सी पे हैं, साइकिल पे हैं, जिस पे हैं, 60,000 रुपया आपको आने जाने का मिलेगा, ठीक, खर्चा जो है। और जो ग्रेड 21 और 21 को उसको 90,000 मिलेगा महीने का। ठीक, अब देखें आपके सामने आया, आप इस्लामाबाद में भी रहते हैं, लाहौर में भी रहते हैं, हैरान कौन बात है कि जैसे मैंने कहा है ना कि कोई वली वारिस ही नहीं है इस मुल्क का, अवाम का वली वारिस नहीं है। अब उन्होंने क्या शुरू किया हुआ है अफसरान ने, ये मैं वो बात कर रहा हूं कि डाटा कलेक्ट कर लिया जाए ना, ये कोई ऐसी तो नहीं है कि मुश्किल कोई आपने चांद पे जाके रिसर्च करनी है, ठीक है, यही है, ये एक डाटा मंगवा लें मुख्तलिफ महकमों से कि आपके 20 से 21 ग्रेड के अफसरान जो हैं वो मोनेटाइजेशन ले रहे हैं, पैसे महीने के ले रहे हैं, 60,000 और 90,000 ले रहे हैं, कौन कौन ले रहा है मोनेटाइजेशन, ठीक है, वो एक लिस्ट मंगवा लें, वो लिस्ट आ जाएगी। अब उनकी ये रिसर्च कर लें कि उनके घर सरकारी गाड़ियां कितनी खड़ी होती हैं। अच्छा, मोनेटाइजेशन के पैसे भी ले लिए और गाड़ी भी मौजूद है। गाड़ी, मैं कहता हूं गाड़ी मौजूद है, गाड़ियां मौजूद है, गाड़ियां। एक गाड़ी तो अफसर की शान के साथ भी नहीं, वो तो स्टाफ के लिए भी होती है ना। ठीक है, ठीक है। गाड़ियां उनके घरों में कितनी खड़ी हुई हैं, उनका पेट्रोल कितना खर्च होता है, उनके ड्राइवर कितने रखे हुए हैं उन्होंने। क्या इतनी लूट भी दुनिया में कहीं होती है कि सरकार से पैसे भी ले रहे हैं गाड़ियों के खर्चे आने जाने के लिए, और उसके बाद गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। ये कितना मुश्किल काम है। एक रिसर्च, एक लेटर इशू कर दें, बिल्कुल ठीक, जितने जो अफसरान मोनेटाइजेशन के महीने हर महीने पैसे ले रहे हैं, क्या वो गाड़ियां सरकारी भी इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं IMF की रिसर्च से बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ। डू यू थिंक अगला स्टेप यही है कि ये जो ओवर एक्सपेंडिचर है, ये जो ऑस्टेरिटी की हम बात करते हैं लेकिन नजर कहीं नहीं आती, इस पे भी अगला नुक्ता उठेगा कि जनाब ये आप कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, इसको भी मॉनिटर करें? नहीं, देखे ना, ये कौन करे,
सवाल तो ये है, आम करेंगे भी तो एक मरतबा करेंगे, ये नहीं, वो सारे तो मिले जुले हुए हैं ना। ठीक है, जो हुक्मरान हैं, जो अपने पॉलिटिशियन हैं, अपने ब्यूरोक्रेसी है, और कवर अप करने में हमारी एक्सपर्टीज बहुत जबरदस्त है ब्यूरोक्रेसी की। अब आप देखें ना, इस किस्म की बात करें ना, जैसे मैं कर रहा हूँ कि जी मोनेटाइजेशन के पैसे भी लेते हैं और गाड़ियां भी इस्तेमाल करते हैं, ये कोई मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा ना, जैसे मैंने कहा है कोई चांद पे रिसर्च करनी पड़ेगी। ये तो एक डाटा है, आम आदमी शुरू हो जाए ना, एक खबर शुरू हो जाए कि ये अफसर जो 20-21 के हैं, इस्लामाबाद में जाता है ना, कि इनके घर कहाँ हैं, इन पे गाड़ियां सवेरे से अभी खड़ा हो जाए कि कितनी गाड़ियां इनको सरकारी लेने ले जाने के लिए आती हैं, इनके बच्चों के लिए कितनी आती हैं, और क्या ये मोनेटाइजेशन भी ले रहे हैं महीने के। हालात अगर इस तरह के हैं तो फिर तो जस्टिफाइड है लोग जो भाग रहे हैं यहाँ से। हाँ, ये बात आपने की कि हालांकि मैं सच्ची बात है भागने के मुखालिफ था बाई नेचर, तो मैं समझता हूं कि अब भागने के अलावा चारा कोई नहीं है। जो यहाँ रहेगा वो बुरे हालों में रहेगा, परेशान रहेगा, ना कोई मेरिट है इस मुल्क में, लूट मार पैसों की मची हुई है। IMF आके जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे ना कि हमें, वो उनके अल्फाज थे, हमें बहुत टफ टाइम दे रहे हैं और हमारे पास कोई चारा नहीं है उनकी बात मानने के अलावा। लुक एट दिस, कि कोई कर्ज देने वाला आपके ऐसे हाथ रख ले कि भाई ये मानो, और ये वो सारी मानने पड़े आपको, तो आपकी क्या इससे बड़ी कोई कमजोरी हो सकती है। तो ये सूरत हाल है मुल्क की। अल्लाह ताला अपना करम रखे, लेकिन ये मैं बड़े दुखी दिल से कह रहा हूं कि जो लोग यहां से भाग रहे हैं ना, वो बेहतर स्टेप ही ले रहे हैं, क्योंकि ये रहने के काबिल नहीं रहा। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूं। बहुत शुक्रिया। अफसोस के साथ हम ये फील कर रहे हैं कि लोग यहाँ से भाग रहे हैं, और भागने की वजह पहली मर्तबा हम ये कहते हैं कि दे आर जस्टिफाइड। माजी में ये कहते थे ब्रेन ड्रेन है, इनको वापस आना चाहिए, मुल्क की मोहब्बत। लेकिन मुल्क से जो मोहब्बत जिन लोगों को करनी चाहिए, जो मुल्क को बचा सकते हैं, वही अगर मुल्क को नोच रहे हैं, बी इट द पॉलिटिशियन, द ब्यूरोक्रेसी एंड द अदर, तो फिर मुल्क कहाँ बचेगा। और जो IMF ने आंखें खुलवाई हैं हमारी, डेफिनेटली देयर आर लॉट मेनी अदर थिंग्स विच आर गोइंग टू बी आइडेंटिफाइड वेरी सून, और आपको हर रोज खबरें मिलेंगी कि IMF ने ये भी कह दिया और वो भी कह दिया। लेकिन मेरा ख्याल है वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है। अगर ना हो रहा हो तो फिर हमें फिक्र नहीं है, और अगर ये हो रहा है और बाहर से कोई बंदा हमें पॉइंट आउट कर रहा है, तो हमारे लिए ये मरने का मुकाम है, शर्म की इंतहा है जो शायद हमारे अंदर नहीं। बहुत शुक्रिया।